तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो इवोपरेशन होता है, मतलब इवोपरेशन क्या समझो, वेपर प्रेशर जो होता है वो एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी होती है कि जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे वेपर और लिक्विड के बीच में, या तुम कह सकते हो जो इवोपरेशन होता है, जो कंडेंसेशन होता है, उन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है तो वहाँ पे जो प्रेशर जनरेट करता है वेपर लिक्विड के ऊपर, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। तो आप ये याद रखना कि कई बार कुछ डाटा होते हैं, ये डाटा मतलब इतना इम्पोर्टेंट भी होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हो सकता है सीधे तुमसे, मतलब इस डाटा का यूज़ ना करके तुमसे इस डाटा पे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो ये याद रखना, जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ जो वाटर होता है वो लगभग 24 टॉर होता है। इसे 23.8 टॉर लिखा जाता है। और जब ये कब होता है? जब रूम टेम्परेचर रखा जाता है तो जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जनरेट होता है ये 23.8 टॉर, या फिर तुम सीधे अच्छे, मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे इसे 24 ले सकते हैं। तो अगर हम आगे समझें तो हम कुछ फैक्टर समझते हैं कि मतलब वेपर प्रेशर डिफाइन कैसे होता है या कैसे चेंज होगा। देखो बात समझो, वेपर प्रेशर जो है उस पर पहले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। जो वेपर प्रेशर है वो एक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब तुम ये समझ सकते हो कि जिसे कहा जाता है आराम की ज़िंदगी, मतलब इसका मतलब होता है आराम की ज़िंदगी जीना। अब तुम जैसे सपोज दैट तुम्हें कहीं बिस्तर पे लेटाया गया, तुम सो रहे हो, तो जो भी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो ये होता है कि जब वेपर प्रेशर अब इक्विलिब्रियम है, तो जब तुम आराम के किसी को डिस्टर्ब करोगे तो वो क्या करना चाहेगा? आराम में वापस आना चाहेगा। तो एक बात याद रखना, जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, या फिर तुम कुछ भी कह सकते हो कि वेपर प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। देखो ऐसा नहीं कि तुम वॉल्यूम को चेंज करोगे तो कुछ नहीं होता होगा, जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएगा। मतलब बात को समझना कि जो भी कहानी होगी वो हो रही है इक्विलिब्रियम पे। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है, मतलब इसकी ज़िंदगी में आराम है। अब जब तुम किसी के आराम को डिस्टर्ब करोगे तो वो क्या करना चाहेगा? वापस कहाँ आना चाहेगा? अपने आराम पे आना चाहेगा। तो जब वेपर प्रेशर में तुम शेप एंड साइज कंटेनर का चेंज करोगे तो जो भी इफेक्ट पड़ेगा, वैसे तो सीधे ये याद रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी इफेक्ट पड़ता है वो रिटर्न करके इक्विलिब्रियम पे फिर से, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे ही चीज़ें आ जाती हैं। तो जो तुम्हारा वेपर प्रेशर होगा वो इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी, इसलिए वो शेप और साइज पे जो भी चेंज होगा वो वापस रिटर्न उसी पोजीशन में वापस लौट आता है। इसलिए जो वेपर प्रेशर होगा वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब दूसरी बात ये होती है कि वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तुम ये भी कह सकते हो कि जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं कहोगे कि सीधे मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी वाला ही फॉर्म होगा कि जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ता है। डायरेक्टली नहीं होता, हाँ, लेकिन यह है कि वेपर प्रेशर बढ़ाने से, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तुम्हें अगर इसे समझना हो तो कुछ ग्राफ हम देखते हैं, उस ग्राफ से तुम्हें और भी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के साथ, तो जो इथेनॉल का ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। H2O का ग्राफ थोड़ा इससे नीचे होता है। तो ये जो ग्राफ होगा ये इथेनॉल का होता है, ये ग्राफ किसका होता है? वाटर का। तुम ये देख रहे हो कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है
तो वेपर प्रेशर बढ़ तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जब तुम वेपर प्रेशर को बढ़ाओगे तो जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि डायरेक्टली नहीं बढ़ता। अब ये तो समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता ही क्यों है, इस बात को समझना कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ता है। तो अगर हम उसका एक ग्राफ समझे, इस ग्राफ को इंपॉर्टेंट समझना। ये ग्राफ तुम्हें और भी आगे चैप्टर्स में मिला होगा, तो अगर तुम +1 पास आउट हो तो ये तुम्हें गैसियस स्टेट में भी ग्राफ मिला होगा, उसकी बात हम करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस टेम्परेचर। अब एक बात समझना, जब हमने वेपर प्रेशर के बारे में शुरू पढ़ा था तो वेपर प्रेशर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो वेपर प्रेशर होता है वो जनरेट कब होता है, जब इन एनर्जी के जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं ये अपने सरफेस को छोड़कर ऊपर जाते हैं। अब देखो, सरफेस को छोड़ के ऊपर जाने का ये मतलब होता है कि इनमें कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, इन मॉलिक्यूल के बीच जो यहाँ सरफेस पे थे इनके बीच रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब समझो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रॉस करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें ड्राइविंग फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्रॉस नहीं करेंगे वो इस लेवल को छोड़ के ऊपर कभी नहीं जाएंगे। तो ये हमें समझ में आया कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो अगर हम माने, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये कब क्रॉस करोगे, जब हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम एक वैल्यू माने कि सपोज दैट इतनी, मतलब ये जो रेंज है, ये जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जितनी चाहिए कि जिससे मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो अगर हम समझें तो किसी एक टेम्परेचर पे अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक ये ग्राफ जनरेट होता है, ठीक है। ये ग्राफ तुम आगे भी पढ़ोगे तो हमारे पास ये ग्राफ है। हमें ये समझ में आया जो इतने मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, इनके पास इतनी सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी है कि ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ये जो कन्वर्ट हैं ये वाले मॉलिक्यूल ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इतने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तुम कह सकते हो, जो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब तुम इस टेम्परेचर का नाम हम T1 ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो उनके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि वो इस बैरियर को, जो काइनेटिक एनर्जी का बैरियर था, तुम कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बैरियर, तो उसे क्रॉस कैसे करेंगे, जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें पता होता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, या जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इन जो मॉलिक्यूल होंगे, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो मतलब अगर पहले 10 मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी उतनी थी कि इस बैरियर को क्रॉस कर सकें, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाने के पास इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमारे पास 20 मॉलिक्यूल होंगे। मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास ज्यादा होंगे, जो इस ग्राफ को क्या करेंगे, जो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे। तो इस बात को समझना, जो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे अब हमारे पास मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए। तो ये जो टेम्परेचर था ये T2 था, और हमारा जो T2 टेम्परेचर होगा वो किससे ज़्यादा होगा, T1 से। तो जो टेम्परेचर बढ़ाया हमने उससे क्या हुआ कि जो उतने मॉलिक्यूल जो उस बैरियर को क्रॉस कर रहे थे वो बढ़ गए। पहले वो बैरियर यहाँ तक इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थे, जब टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया तो उस बैरियर को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन था ये फ्रैक्शन बढ़ गया। मतलब पहले केवल ये वाले ग्राफ इतने फ्रैक्शन तक मॉलिक्यूल थे, केवल इतने मॉलिक्यूल थे जो इस काइनेटिक एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए। तो जब मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे जो उस काइनेटिक एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये इसका रियल
रीज़न होता है। अब कई बार ये भी कहा जाता है कि जो इसका एरिया अंडर द कर्व होगा, जो इस पूरे ग्राफ का तुम्हें एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताएगा। तो ये कहा जाता है कि जो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। क्योंकि देखो जब तुम हीट करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात तुम्हें नहीं बताई जाती कि कंपाउंड ब्रेक ना कर जाए। सपोज दैट तुमने एक मॉलिक्यूल लिया, तुमने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि मॉलिक्यूल ही ब्रेक कर जाए, तो कैसे नहीं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि वहाँ पे ब्रेकिंग ना हो जाए मॉलिक्यूल की, इतना ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तभी ये वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स होंगे, वरना ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाली कहानी ये तुम्हें सोचना होगा कि वहाँ पे ब्रेकिंग नहीं हो रही है कंपाउंड की। क्योंकि अगर शुरू में 10 थे तो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, वो 10 के 20 हो गए, तो एरिया अंडर द कर्व नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स नहीं बताएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आया टेम्परेचर बढ़ाने से उस फ्रैक्शन में चेंज आता है जो उस काइनेटिक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, जो हमारा ये बैरियर था, जिससे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे उसके बाद हमें जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो 14 मॉलिक्यूल के बढ़ने के कारण आगे उसमें निकल जाएगा, या तुम कह सकते हो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करने का ये रीज़न टेम्परेचर के साथ इस ग्राफ से तुम्हें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से इस ग्राफ में ये चेंज आते हैं, जिससे ये कहानी हमें समझ में आएगी कि वेपर प्रेशर बढ़ने का रीज़न ये होता है कि जो वेपर मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से इस रीजन को क्रॉस करते हैं। तो अगर इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ वी हैव ए कंटेनर ऑफ some shape, then we put a plate of different shape on container, then what happen, then what happened to वेपर प्रेशर। इसमें समझो, देखो ए ऑप्शन इसका ये है इंक्रीज, बी ऑप्शन डिक्रीज, सी ऑप्शन कैन नॉट प्रेडिक्ट, और डी ऑप्शन डज नॉट चेंज। देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो वेपर प्रेशर होता है उसके चेंज होने से कोई, उसको मतलब शेप या कंटेनर के साइज से चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसके ऊपर प्लेट रखें चाहे जो भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी होगी। तो वेपर प्रेशर हमेशा, मतलब वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है, जिससे तुम कहे जो उसके ऊपर रख दो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। इससे याद रखना कि वेपर प्रेशर शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। अब इसके ऊपर काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम खुद लिखना कमेंट में, अगर वीडियो को देखना तो ट्राई करना कि इसका आंसर लिखो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स में ये क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन है ए 20 लीटर फ्लास्क, जो फ्लास्क है वो थर्मोप्लास्ट है। थर्मोप्लास्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, थर्मोप्लास्ट का ये मतलब है कि उसके अंदर ना बाहर से हीट आएगी और ना बाहर अंदर से, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। 20 लीटर थर्मोप्लास्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड and
it will be connected to a bulb. It will be connected to a bulb and evacuated some water into bulb if initial amount of water in flask is 1.0 gram, then how much of water will remain in फ्लास्क। मतलब ये समझो कि एक तुम्हारे पास 20 लीटर का फ्लास्क है, वो टेम्परेचर उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद जो फ्लास्क था उसे एक बल्ब में कनेक्ट कर दिया गया, और बल्ब में कनेक्ट करने के बाद जो उसमें इनिशियल पानी का अमाउंट था वो 1 ग्राम था। तो तुम्हें ये बताना है जब तुमने बल्ब में कनेक्ट किया तो हो सकता है कुछ पानी क्या करेगा, कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में। तो तुम्हें ये सोचना होगा कि वेपर में जब पानी कन्वर्ट होगा तो मतलब कितना पानी उसमें बचेगा। इसके ऑप्शन मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसके ऑप्शन हमारे पास है, पहला है 0.54 ग्राम, 1 ग्राम मतलब पानी वेपराइज ही नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 0.46 ग्राम, और अगला ऑप्शन है डाटा इनसफिशिएंट। मतलब कि तुम्हें ये सोचना होगा कि जो फ्लास्क में पानी बचा होगा, कुछ वेपर बना होगा, तो वेपर प्रेशर वहाँ पे जनरेट हुआ होगा। जब वेपर प्रेशर वहाँ पे जनरेट हुआ तो कुछ पानी फ्लास्क में बचा होगा, तो कितना पानी फ्लास्क में बचा होगा वेपर प्रेशर के जनरेट होने के बाद। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये तुम्हें एक बुक है उसकी, काफ़ी तुम्हें कुछ बुक्स फिजिकल केमिस्ट्री की काफ़ी अच्छी होती है, इसमें एक आर.सी. मुखर्जी भी है, तो ये आर.सी. मुखर्जी में क्वेश्चन है। और काफ़ी सब लगभग जितनी भी अच्छी बुक्स होती हैं तुम्हें हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा, तो उस पर हम आगे बात भी करेंगे। तो हमारा वेपर प्रेशर का जो ये टॉपिक था ये ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन के आंसर लिखना, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना आंसर। अगर नहीं सॉल्व होता है तो हम अगले लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्राई करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और वेपर प्रेशर के तुम्हारे जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है उसी पे ही तुम्हें ये टॉपिक मतलब ये जो क्वेश्चन होगा ये सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।